हेलो एवरीवन, वेलकम टू सफलतम क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन को हम किस तरह से बैलेंस करेंगे वो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे एक अलग से मेथड हम पढ़ेंगे रिएक्शन को बैलेंस करने का, मतलब ट्रेडिशनल मेथड को छोड़ के एक आसान सा मेथड यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं जिसमें हम थोड़ा सा मैथमेटिकल टूल का भी यूज करेंगे रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, और रिएक्शन आपकी आसानी से बैलेंस हो जाएगी। तो करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक, हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। तो आ जाते हैं सबसे पहले रिएक्शन पर। रिएक्शन क्या है कि Fe जो है वो H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है, Fe3O4 बना रहा है और उसके साथ साथ H2 हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है। तो अगर इस रिएक्शन में आप देखोगे तो दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम आपको अनबैलेंस मिलेंगे, मतलब जो रिएक्शन हमें दी गई है वो क्या है, दैट आर ए अनबैलेंस रिएक्शन। और हमारा यहाँ पे टारगेट क्या है कि इस रिएक्शन को बैलेंस करना। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, कोई भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो रिएक्शन हमें दे रखी है उस रिएक्शन में जितने भी कंपोनेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन कंपोनेंट के सामने हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली कुछ कोफिशिएंट्स जो हैं वो कंसीडर कर लेंगे। जैसे हमें रिएक्शन दी गई है ये वाली, इस रिएक्शन में ये जितने भी कंपोनेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं इनके सामने हम क्या कर लेते हैं, अल्फाबेटिकली यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट जो है उनको कंसीडर कर लेते हैं खुद से। तो मैंने इसका कोफिशिएंट माना A, इसका कोफिशिएंट माना B, इसका कोफिशिएंट माना C और इसका कोफिशिएंट माना हमने D। तो सबसे पहला स्टेप आपका यही आएगा कि जो रिएक्शन आपको दे रखी है उसमें आप जितने भी कंपोनेंट पार्टिसिपेट कर रहे हो उनके कोफिशिएंट्स जो हैं वो आप अल्फाबेटिकली कुछ इस तरह से A, B, C और D इस तरह से मान लो। अब हमारा एम यहाँ पे यही है कि A की वैल्यू को फाइंड आउट करना, B की वैल्यू को फाइंड आउट करना, C की वैल्यू को फाइंड आउट करना और D की वैल्यू को फाइंड आउट करना। जैसे ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, पुट करना है रिएक्शन, आप देखोगे कि रिएक्शन आपकी बैलेंस मिलेगी आपको। तो यहाँ पे मैथमेटिकल टूल हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो चलते हैं, पहला काम यही था, रिएक्शन दे रखी थी, कोफिशिएंट हमने मान लिए। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट सबसे पहले हम आयरन के लिए यहाँ पे एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं। तो आयरन देखो इस रिएक्शन में दोनों तरफ है, इस तरफ भी आयरन आपको दिखाई पड़ रहा है और इस तरफ भी आयरन आपको दिखाई पड़ रहा है। तो दोनों तरफ मैं आयरन के एटम से एक इक्वेशन कंसीडर करने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखना है उस इक्वेशन को हम कंसीडर कैसे करेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ आयरन के केस में, अगर मैं आयरन के केस में देखूँ तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फॉर आयरन, फॉर Fe। मैं आयरन के लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन कंसीडर करने वाला हूं। तो देखो रिएक्टेंट की तरफ अगर मैं बात करूं तो यहाँ ये रहा हमारा आयरन, और आयरन के पाव में कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा, तो इसका मतलब इसके पाव में कितना है 1। तो 1 इंटू A, आयरन के सामने जो भी कोफिशिएंट पड़ा हो उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है किससे, मल्टीप्लाई करना है किससे, ठीक है, जो भी आप कंपोनेंट इक्वेशन बनाने के लिए यूज कर रहे हो उससे। तो मैं इक्वेशन बना रहा हूं किसके लिए, आयरन के लिए। तो आयरन के पाव में कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1। तो ये 1 इस A से मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा, A देगा। तो रिएक्टेंट की तरफ नंबर ऑफ एटम किसके, आयरन के, वो कितने हुए A। तो A इक्वल्स टू, अब मैं प्रोडक्ट की तरफ देखता हूँ, प्रोडक्ट की तरफ देखूँ तो इस फॉर्मूले में ये रहे हमारे आयरन। तो यहाँ देखो आयरन के पाव में कितना है 3 और सामने कितना पड़ा है C, तो ये हो गया हमारा 3C। तो मैंने आयरन के लिए यहाँ एक इक्वेशन कंसीडर कर ली जो बिल्कुल आसान थी। वो इक्वेशन क्या थी, A इक्वल्स टू 3C। अब नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करूँ तो नेक्स्ट कंपोनेंट आ जाता है हमारा हाइड्रोजन। तो हम हाइड्रोजन के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर हाइड्रोजन, फॉर H, हाइड्रोजन के लिए भी एक इक्वेशन यहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं। तो देखो इस फॉर्मूले में ये रहे हमारे हाइड्रोजन, और इस हाइड्रोजन के पाव में देखो ये रहा 2, तो 2 इंटू B, H के सामने देखो क्या है, B भी तो है, तो H के पाव में 2 है और सामने पड़ा है B। तो हाइड्रोजन के लिए जब मैं इक्वेशन ड्राइव करूंगा तो क्या करूंगा, इस हाइड्रोजन के पाव में जो नंबर है उसको हाइड्रोजन के सामने जो कोफिशिएंट पड़ा है उससे मल्टीप्लाई कर दूं। तो 2 इंटू B, 2B इक्वल्स टू, यहाँ आ जाता हूँ हाइड्रोजन के लिए। यहाँ देखो ये रहा हमारा हाइड्रोजन, इस फॉर्मूले में नहीं है, इसमें है, पाव में कितना है 2, तो 2 इंटू D, 2D। तो मेरे पास हाइड्रोजन के लिए एक नई इक्वेशन कंसीडर होके आगे, जो इक्वेशन नंबर 2 मैंने मान ली, जो क्या है 2B इक्वल्स टू 2D। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट कंपोनेंट आता है हमारा लास्ट जो है ऑक्सीजन, 4O। ऑक्सीजन के लिए मैं एक इक्वेशन कंसीडर करता हूँ, क्या होगी देखो, इस फॉर्मूले में ऑक्सीजन ये रहा हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पाव में कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है 1, और ऑक्सीजन के सामने कितना पड़ा है B, तो 1 इंटू B इक्वल्स टू, यहाँ आ जाते हैं ऑक्सीजन के लिए प्रोडक्ट की तरफ,
यहाँ ऑक्सीजन के पाँव में 4 है, ऑक्सीजन के सामने C पड़ा है, तो 4 इंटू सी 4C। तो मेरे पास जितने भी इस रिएक्शन में एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक है, सभी को मैंने एक मैथमेटिकल इक्वेशन में कुछ इस तरह से क्या कर लिया, यहाँ पे कंसीडर कर लिया, एक मैथमेटिकल इक्वेशन यहाँ पे इनके लिए मैंने क्या कर लिया, ड्राइव कर ली। अब देखो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारे पास कोफिशिएंट A है, B है, C है, इन तीनों कोफिशिएंट में से किसी एक कोफिशिएंट की वैल्यू जो है वो 1 मान लेते हैं, किसी एक कोफिशिएंट की वैल्यू क्या मान लेते हैं अपन, 1 मान लेते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे C की वैल्यू जो है वो 1 ले ली। अगर मैं C की वैल्यू 1 ले लेता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ तो मेरे पास A की वैल्यू आ जाती है। तो देखो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने लेट किया कि C की वैल्यू जो है वो 1 है, और इसी C की वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँ तो मेरे पास A की वैल्यू देखो क्या आ जाती है, A की वैल्यू आ जाती है हमारे पास क्या, A इक्वल्स टू 3C, A इक्वल्स टू 3। अगर मैं C की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर देता हूँ, 1 पुट कर देता हूँ, तो A की वैल्यू कितनी आ जाती है, 3। तो मेरे पास 3 कंपोनेंट थे, 3 कंपोनेंट में से मैं 2 कंपोनेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर चुका हूँ। किस किस की कर चुका हूँ, C की कर चुका हूँ, A की कर चुका हूँ। रह कौन गया, रह गया हमारा B। B देखो किस इक्वेशन में आ रहा है, B यहाँ आ रहा है, इस इक्वेशन में B आ रहा है हमारा। अब यहाँ पे देखो B की वैल्यू आपको कैसे मिल सकती है, B की वैल्यू आपको जब मिल सकती है जब आप C की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो C की वैल्यू तो हमने मान ही रखी है, C की वैल्यू तो है ही हमारे पास, कितनी है, 1 है। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 में C की वैल्यू को जब 1 पुट कर लेता हूँ तो B की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, B की वैल्यू आ जाती है हमारे पास कितनी, B की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 4। अब देखो हमारे पास A की वैल्यू भी है, B की वैल्यू भी है और C की वैल्यू भी है। अब हम क्या करते हैं, इन वैल्यू को हमारी जो मेन इक्वेशन थी, हमारी जो रिएक्शन थी जिसको बैलेंस करना था, उसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ देखो Fe के सामने कितना है, A की वैल्यू है 3, तो हमारे पास क्या आ गया, 3Fe प्लस B की वैल्यू कितनी है हमारे पास, B की वैल्यू H2O है, इसके सामने B है, B की वैल्यू कितनी है, 4, तो मैंने 4 रखा, यहाँ 4 रखा। नेक्स्ट चलते हैं, C की वैल्यू 1 मान रखी है तो यहाँ मान रखा, इक्वेशन क्या आई, Fe3O4। उसके बाद यहाँ देखो D की वैल्यू क्या, D की वैल्यू 4 आ रही है, 4 रखूँगा तो 4H2। अब इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखो और चेक करके देखो, रिएक्शन आपको बैलेंस मिलेगी, रिएक्शन आपको बैलेंस मिलेगी। देखो यहाँ पे आयरन के एटम देखो कितने हैं, आयरन के एटम यहाँ पे 3 हैं, रिएक्टेंट की तरफ 3 हैं, प्रोडक्ट की तरफ देख लो, प्रोडक्ट की तरफ भी तो 3 हैं। हाइड्रोजन के एटम देखो, हाइड्रोजन के एटम रिएक्टेंट की तरफ, हाइड्रोजन के एटम ये हमारे रिएक्टेंट है, एरो की जो टेल है उसके पीछे जो है वो रिएक्टेंट है। हाइड्रोजन के एटम देखो, हाइड्रोजन के एटम 8 हैं रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में देखो, प्रोडक्ट में भी तो हाइड्रोजन के एटम 8 है। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एटम देखो, ऑक्सीजन के एटम यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट की तरफ, ऑक्सीजन के एटम रिएक्टेंट की तरफ 4 है, प्रोडक्ट की तरफ ऑक्सीजन के एटम देखो कितने हैं, 4 ही तो हैं। तो मतलब दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम आपके क्या हो गए, बराबर, तो इसका मतलब रिएक्शन हमारी क्या होगी, बैलेंस। तो मतलब जो रिएक्शन हमें दी गई थी उसके एक्चुअल वो बैलेंसिंग फॉर्म में क्या होगी, A की वैल्यू पुट कर दी, कितनी थी, A की वैल्यू 3 थी, तो मतलब 3Fe प्लस B की वैल्यू कितनी थी, B की वैल्यू 4 थी, 4H2O, C की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, मतलब Fe3O4, D की वैल्यू कितनी आई थी, 4 आई थी, मतलब 4H2। तो कुछ इस तरह से हम रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। हमने थोड़ा सा अलग मेथड पढ़ा है, वो ट्रेडिशनल मेथड नहीं पढ़ा कि टेबल बनाओ जिसमें क्या करो, सभी एटम्स जो हैं उनके सिंबल लिखो, उनके नाम लिखो, फिर रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम काउंट करो, फिर प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम काउंट करो, और उन एटम्स को उस टेबल में एक प्रॉपर तरीके से अरेंज करो कि सबसे लास्ट में कौन होना चाहिए, सबसे लास्ट में हाइड्रोजन बैलेंस होगा तो उस टेबल में सबसे लास्ट में हाइड्रोजन को लिखा जाएगा, सेकंड लास्ट किसको, ऑक्सीजन को लिखा जाएगा, फिर दूसरा ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा जो कंपोनेंट थे उनको टेबल में ऊपर की तरफ रखना है। तो वो सारा का सारा ट्रेडिशनल मेथड सा और लॉन्ग मेथड है वो थोड़ा, तो इसलिए हम थोड़ा टाइम कंज्यूम करने के लिए इस मेथड का यूज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे हमें एक रिएक्शन मिलेगी, उसको भी हम रिएक्शन को क्या करते हैं यहाँ पे बैलेंस करते हैं। तो रिएक्शन आपको दिखाई पड़ रही होगी, क्या रिएक्शन है हमारे पास, रिएक्शन है कि Al2SO4 थ्राइस,
किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, BaCl2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, और क्या दे रहा है, हमें दे रहा है AlCl3 और क्या बन रहा है, BaSO4। तो इस रिएक्शन को हमने बैलेंस करना है। तो मैंने बोला कि हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे पिछली स्लाइड में हमने किया था। तो पिछली स्लाइड में क्या किया था, जो भी रिएक्शन दी थी उसके कोफिशिएंट माने हुए थे। तो ये रिएक्शन है, ये हमें दी हुई है बैलेंस करने के लिए। इसमें जितने भी कंपोनेंट है मान लो उनके कोफिशिएंट, इसको A माना, इसको B माना, इसको C माना और इसको D मान लिया। तो कुछ इस तरह से कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन में जितने भी कंपोनेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी हेल्प से यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक मैथमेटिकल इक्वेशन बना लेते हैं। क्या बनेगी इक्वेशन, सबसे पहला कंपोनेंट देखो कौन है, एल्यूमिनियम। तो मैं यहाँ पे 4Al एल्यूमिनियम के लिए एक इक्वेशन बनाने वाला हूँ। क्या बनेगी, देखो Al के पावर में 2 है तो 2 इंटू A, 2A, यहाँ आ जाओ, यहाँ Al के पावर में 1 है, 1 इंटू C, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 एल्यूमिनियम के लिए बन गई। अब देखो नेक्स्ट आ जाते हैं हम पूरे सल्फेट आयन के लिए बनाएंगे, पूरे ब्रैकेट वाले कंपोनेंट के लिए बनाएंगे। तो देखो ये जो आपका सल्फेट का फॉर्मूला है, इसके जस्ट सामने कितना है, A, पाव में कितना है, ब्रैकेट में के बाहर कितना है, 3, मतलब पाव में कितना है सल्फेट आयन के 3। तो 3 इंटू किसके लिए बना रहा हूँ मैं, SO4 के लिए, 4SO4, SO4 के लिए मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे SO4 के लिए बना रहा हूँ। क्या है, SO4 के पाव में 3 है, सामने 2 पड़ा है, तो 3 इंटू, देखो सामने क्या है, सामने A पड़ा है, पाव में 3 पड़ा है, तो 3A इक्वल्स टू, यहाँ आ जाओ, यहाँ देखो ये रहा सल्फेट, ब्रैकेट दिखाई नहीं पड़ रही, ब्रैकेट अगर मैं यहाँ लगा दूँ तो इसके पाव में कितना हुआ, 1, सामने पड़ा है D, तो 1 इंटू D। तो सल्फेट के लिए मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। क्या आ गई, 3A इक्वल्स टू D, 3A इक्वल्स टू D। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा BA, 4BA के लिए बनाता हूं। देखो BA के पाव में कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है, 1, तो 1 इंटू B इक्वल्स टू, उस तरफ आ जाओ, यहाँ BA के पाव में कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 इंटू D, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। तो BA के लिए भी मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन कंसिडर कर ली, जो मेरे पास क्या आई, B इक्वल्स टू D। अब एक कंपोनेंट रह गया हमारा, लास्ट कौन रह गया, Cl। तो Cl के लिए भी यहाँ पे एक इक्वेशन जल्दी से कंसिडर कर सकते हैं। बोलो क्या होगी, बोलो क्या होगी Cl के लिए, Cl के पावर में 2 है, सामने पड़ा है B, तो 2B इक्वल्स टू, यहाँ Cl के पावर में 3 है, 3 इंटू C, 3C। तो मेरे पास यहाँ पे Cl के लिए भी एक इक्वेशन कंसिडर होगी, जो क्या आ गई, 2B इज इक्वल्स टू 3C, मतलब 2B जो है वो किसके बराबर है, 3C के। अब वही करना है, 4 कंपोनेंट है ABCD, 4 कंपोनेंट है ABCD। आपने क्या करना है, इन चारों कंपोनेंट में किसी एक कंपोनेंट की वैल्यू क्या है 1 कंसिडर कर लेनी है। और जब आप क्या करोगे, किसी कंपोनेंट की वैल्यू 1 कंसिडर करोगे तो ध्यान में रखना है कि जब आप उसकी वैल्यू को क्या करो, पुट करो किसी इक्वेशन में, तो जो दूसरा कंपोनेंट है उसकी वैल्यू क्या नहीं आनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। सपोज करो आपने क्या किया, फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आनी चाहिए, आपके पास क्या है, एक कंप्लीट नंबर आना चाहिए, एक होल नंबर आना चाहिए। तो यहाँ देखो, अगर सपोज करो आपने C की वैल्यू 1 मान ली, सपोज करो आपने C की वैल्यू क्या मानी, 1 मानी। अगर मैं क्या करता हूँ, उस C की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ, उस C की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ, तो A की वैल्यू देखो क्या आती है। अगर C की वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, यहाँ 1 पुट करता हूँ, तो A की वैल्यू देखो क्या आती है, A की वैल्यू आ जाती है 1/2। तो हमें उस कंपोनेंट की वैल्यू यहाँ पे क्या नहीं करनी, कंसिडर ही नहीं करनी, जो दूसरे कंपोनेंट की वैल्यू फ्रैक्शन में दे। तो मतलब आप C की वैल्यू को कंसिडर नहीं करोगे, क्योंकि C की वैल्यू अगर आप 1 ले लेते हो तो हो क्या रहा है, जो दूसरा कंपोनेंट है उसकी वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, तो C की वैल्यू आप क्या नहीं लोगे, यहाँ 1 नहीं लोगे। तो मतलब मैं C को क्या कर देता हूँ, निगलेक्ट कर देता हूँ, C को मैं लूंगा ही नहीं। अगर मैं देखो C की वैल्यू और कहाँ, इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देता हूँ। अगर मैंने C की वैल्यू 1 पुट की किसमें, इक्वेशन नंबर 4 में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास B की वैल्यू आ जाएगी, जो B की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, B की वैल्यू होगी कितनी, 3/2। तो यहाँ B की वैल्यू भी क्या आ रही है, फ्रैक्शन में। तो मतलब आपको ध्यान में रखना है, आप ऐसे कंपोनेंट की वैल्यू 1 कंसीडर नहीं करोगे जो दूसरे कंपोनेंट की वैल्यू क्या बना दे, फ्रैक्शन में बना दे। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो मतलब C को हम मानेंगे ही नहीं 1, A को उठा लेते हैं, A को देख लेते हैं। सपोज करो आप लोगों ने A की वैल्यू को क्या कर लिया, 1 मान लिया। अगर A की वैल्यू को 1 मानते हो
और उस 1 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हो, ए की वैल्यू को 1 मान के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हो, तो सी की वैल्यू देखो क्या आती है, सी की वैल्यू आ जाती है आपके पास 2। तो मतलब और देखो क्या आपने क्या किया, यहाँ पे आपने क्या किया, ए की वैल्यू जो है वो 1 मानी और इक्वेशन 1 में पुट की, तो दूसरा कंपोनेंट था उसकी वैल्यू किस में आ गई, एक नंबर में आ गई, फ्रैक्शन में नहीं आई। तो मतलब मैं ए वाला जो क्राइटेरिया है उसको बिल्कुल करेक्ट लेके चल रहा हूँ। आप क्या करोगे, सी की वैल्यू 1 नहीं मानोगे, यहाँ ए की वैल्यू 1 मानोगे, क्योंकि ए की वैल्यू आप किसी इक्वेशन में क्या कर रहे हो, ऐड ऑन कर रहे हो, तो हो क्या रहा है, दूसरे कंपोनेंट की वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में नहीं आ रही, रेशो में नहीं आ रही, किस में आ रही है, एक पर्टिकुलर एक नंबर में आ रही है, एक होल नंबर में आ रही है। तो आप क्या करोगे, ए की वैल्यू को 1 मान लो। तो ए की वैल्यू को जब मैं 1 मानूंगा तो यहाँ देखो क्या किया मैंने, यहाँ इस इक्वेशन के लिए मैंने लेट किया क्या कि ए की वैल्यू को 1 माना, ए की वैल्यू को 1 माना और ए की वैल्यू को 1 मान के उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया। तो मेरे पास सी की वैल्यू देखो क्या है, 1 में पुट किया, ए की वैल्यू को 1 मान के इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, तो सी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाती है, 2। तो ए बी सी डी 4 कंपोनेंट थे, 4 में मुझे क्या 2 कंपोनेंट की वैल्यू मिल चुकी है, किसकी मिल चुकी है, ए की मिल चुकी है और सी की मिल चुकी है। अब देखो क्या है, हम इक्वेशन नंबर 4 को उठा लेते हैं, इक्वेशन नंबर 4 को उठा लेते हैं और इक्वेशन नंबर 4 में मैं क्या कर देता हूँ, सी की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो बी की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। देखो अगर सी की वैल्यू क्या कर देते हो, इक्वेशन नंबर 4 में 2 पुट कर लेते हो, तो यहाँ आपका 6 हो जाएगा और इस 6 को ये 2 आके क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। उसके बाद देखो डी की वैल्यू, डी की वैल्यू क्या है, देखो बी की वैल्यू अगर 3 है, इक्वेशन नंबर 3 को ध्यान से देखो, अगर बी की वैल्यू आपके पास 3 है तो डी की वैल्यू भी क्या होगी आपके पास, 3 ही होगी। तो मतलब हमें यहाँ क्या किया, हमने एक कंपोनेंट की वैल्यू मानी और ऐसे कंपोनेंट की वैल्यू आपने चूज करनी है जो दूसरे कंपोनेंट की वैल्यू फ्रैक्शन में ना लाए। तो सी की मैं 1 मानता हूँ तो फ्रैक्शन में आ रही थी, छोड़ देंगे, ए पे आ जाओ, ए की वैल्यू 1 रख के देखो, दूसरे कंपोनेंट की वैल्यू आपको एक होल नंबर देगी, मतलब करेक्ट चल रहा है। सी की वैल्यू निकाल लेंगे, सी की वैल्यू से क्या है आपकी नेक्स्ट वैल्यू बी निकल जाएगी, बी की हेल्प से आपकी क्या निकल जाएगी, डी। तो 4 कंपोनेंट माने थे, चारों की वैल्यू आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। अब इन वैल्यू को क्या करना है, इन वैल्यू को आप पाने उस इक्वेशन जो हमें दी गई है बैलेंस करने के लिए, उसके अंदर ऐड ऑन ही तो करना है। देखो सबसे पहले कंपोनेंट क्या है, ए की वैल्यू आपके पास आई हुई है 1, तो मैं यहाँ 1 रखूंगा, 1 रखने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1। तो मतलब ये फॉर्मूला एज इट इज Al2SO4 थ्राइस प्लस बी की वैल्यू 3BaCl2, सी की वैल्यू 2, तो 2AlCl3 प्लस डी की वैल्यू 3, मतलब 3BaSO4। तो ये इक्वेशन हमारे पास एक बैलेंस फॉर्म में आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को चेक कर लेते हैं, क्या दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम बराबर है। यहाँ देखो Al2, यहाँ पे भी Al2, यहाँ Al2, यहाँ पे भी Al2, यहाँ SO4 3 टाइम, यहाँ भी तो SO4 3 टाइम, यहाँ भी तो SO4 3 टाइम, यहाँ Ba3, यहाँ Ba कितना है 3, यहाँ भी तो Ba कितना है 3, यहाँ Cl कितना है 6, 2 पाँव में है, 3 सामने पड़ा है, 3 × 2 6, यहाँ Cl कितना है 6, यहाँ Cl देखो कितना है, यहाँ Cl भी तो कितना है 6। तो मतलब जो इक्वेशन हमारे पास आई उस इक्वेशन में दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम क्या है, बराबर है। तो जो हमारा टारगेट था वो टारगेट हमारा कंप्लीट, रिएक्शन हमारी बैलेंस। तो आप कुछ इस तरह से रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो एक नए मेथड से, एक ज़बरदस्त ट्रिक से। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल सफलतम क्लासेस में। ऐसी नई वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल सफलतम क्लासेस लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।